नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है। 16 एग्ज़ाम निकाले हैं, 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापम का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापम में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। सहकारिता विभाग की 407 पदों पर भर्ती निकली हुई है और यह देखकर बहुत बच्चे खुश भी हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं। सर 50%, 60%, कौन सा पोस्ट क्या भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे डीसीए डिग्री, पीजीडी डिग्री, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो सारे कन्फ्यूजन कोशिश करूंगा। जितने पहले वीडियोस में कमेंट आए हैं ना, जब तक मैं अभी ये मोबाइल देख रहा हूँ, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जितने कमेंट्स आए हैं तो मैं पब्लिकली अब सबको पर्सनली रिप्लाई देते नहीं बनता। मैं सोचा कि पर्सनली ना रिप्लाई करके पब्लिकली रिप्लाई कर दो, क्योंकि डीसीए पीजीडीसी वाले सब पूछ रहे हैं, एक ही बार रिप्लाई कर देता हूँ। और ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको एक रणनीति बताई जाए जो मैं खुद फॉलो करूँगा। मैं भी एग्ज़ाम दिलाऊंगा और मैं तो खैर हर एग्ज़ाम दिलाता ही हूँ लेवल चेक करने के लिए, तो मैं भी एग्ज़ाम दिलाऊंगा और मैं जो रणनीति फॉलो करने वाला हूँ वही रणनीति आपको भी बताऊँगा। और मेरा ये सुझाव रहेगा कि इस पर आप अडिग रहें, और ये अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो नो डाउट आप सिलेक्शन जरूर लेंगे, ठीक है। और बच्चों के मन में डाउट था कि सर वो सहकारिता वाला अधिनियम है ना, सहकारिता अधिनियम है और बैंकिंग अधिनियम है, सहकारिता संबंधी और बैंकिंग संबंधी जो प्रावधान है उसको कहाँ से पढ़ें, वो तो दिख ही नहीं रहा है, वो तो समझ ही नहीं आ रहा है। और कुछ हिंदी में सिलेबस दिए, अंग्रेजी वाले बच्चे के तो भी अब पढ़ले ही नहीं पढ़ रहा है। तो चिंता करने वाली बात नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले के लिए मैं यहाँ पे जानकारी दे दूंगा कि उसको कहाँ से पढ़ें। तो 3 चीज़ें, पहला जो बच्चे का डाउट था इसमें क्लियर कर देता हूं, दूसरा और चीज़ें डिटेल में बता देता हूं जो पिछले वीडियोस में मैंने नहीं बताई थी, तीसरा सहकारिता अधिनियम वाला कहां से पढ़ेंगे वो देख लेंगे, और रणनीति पर बात कर लेंगे कि कैसे ये एग्ज़ाम क्रैक किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, आपको पहला काम जो करना है, ठीक, वीडियो में कहीं खो ना जाए आप, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो चैनल है योगेंद्र साहू क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस जो है इसको आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं सहकारिता वाला जो पोर्शन और बैंकिंग वाला पोर्शन है, देखो आपको वीडियोस तो हो सकते हैं कहीं से भी मिल जाए, लेकिन इसमें आपको लिखने वाला पोर्शन नहीं है। जैसे नाबार्ड हो गया, आप गूगल में सर्च करेंगे बहुत सारे उसके नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपके एग्जाम में तो आने वाला है ऑब्जेक्टिव पैटर्न। ऑब्जेक्टिव पैटर्न से कैसे क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप इस चैनल को हल्के में मत लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही साथ अब इसको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, योगेंद्र साहू ऑनलाइन बस नहीं है, क्लासेस नाम से, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें अपना नाम और नंबर रजिस्टर करना है, और चाहे तो आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं और फ्री में भी, दोनों प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल रहते हैं, एक्सेस कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो जो कोर्स है, चूंकि मैं कई एग्जाम निकाल चुका हूं और मुझे काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, ऐसा मैं बताता हूं, और है ही वास्तविकता है, इसमें कोई खुद की तारीफ करने वाली बात नहीं है, जो वास्तविकता है वो मैं बता रहा हूं। व्यापम के एग्जाम्स के अपना एक पैटर्न है और उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप सोचोगे कि मैं तैयारी कर लेता हूँ। अगर आप एक तलवारबाज हैं, आप योद्धा तो हैं, तलवारबाज तो हैं, लेकिन अगर आपकी लड़ाई गदाधारी से करा दी जाए तो शायद आप नहीं कर पाओगे। महाभारत में इसलिए ऐसा नियम होता था ना, अगर गदाधारी है तो गदाधारी से युद्ध करेगा, ठीक है। वैसे ही आप पढ़ने में बहुत होशियार है, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं,
नो डाउट आपके पास बहुत सारे मटेरियल है, बहुत सारा पैसा है, जिसे सब चीज़ आप एक्सेस कर चुके हैं। लेकिन जो पैटर्न व्यापम पूछने वाला है ना, जो युद्ध आपको वहां लड़ना है, अगर आप उस हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे तो आप कितने भी अच्छे पढ़ाकू इंसान हो, आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उस पैटर्न के हिसाब से तैयारी करना जरूरी है। इसलिए हमारी जो क्लासेस हैं वो आपको कोर्स प्रोवाइड कर रही हैं, सहकारिता विभाग से संबंधित पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करेगी। और इसमें जो 2 भाग में वैकेंसी थी ना, 398 प्लस, वो जो 9 पद थे जो कॉमर्स स्ट्रीम वाले लोग के लिए थे, सभी के लिए कॉमन सहकारिता विभाग का कोर्स है। आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन में दिख रहा है, उसको आप क्या करिए, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हो। फीस 3,000 रुपये है, मात्र और मात्र 3,000 रुपये। लेकिन शुरुआत के 100 बच्चों के लिए हमने 1499 रुपये रखा हुआ है। ठीक है, 100 बच्चों के लिए, इसलिए 100 बच्चों को लाभ इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब जुड़ जाते हैं ना, तो सभी को मैनेज कर पाना मुश्किल होता है। और मेरा प्रयास ये रहता है कि कम बच्चे रहें, कम बच्चों पर मैं ज़्यादा फोकस कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दूँ। ये नहीं कि एकदम भेड़ बकरी टाइप से बहुत सारे बच्चे लोग को ले लिए। तो 100 बच्चे लोगों के लिए फीस 1499 रुपये है, उसके बाद वापस फीस 3,000 हो जाएगी और उससे ऑटोमेटिक बच्चे कम हो जाएंगे, तो मेरा बर्डन कम हो जाएगा। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि 1499 रुपये में आपको सारे कंटेंट दिया जाए। अगर ये कंटेंट आप लेते हैं, उसके बाद आप यकीन मानिए आपको और दूसरा कंटेंट देखने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ लोगे काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, मैंने सारे अपने एक्सपीरियंस इसमें डाले हुए हैं। और इसमें आपका कोऑपरेटिव वाला जो है ना, सहकारिता विभाग, सब इसमें कवर हो जाएगा। कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर मैं पहले से आपका कोई कोर्स लिया हुआ हूँ, हॉस्टल वार्डन कोर्स लिया हुआ हूँ, लेबर वाला लिया हुआ हूँ, सब लिया हुआ हूँ, मुझे बस सहकारिता विभाग वाला अलग से चाहिए, तो सहकारिता वाला भी आपको 1,000 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन मैंने बोला उसमें भी 100 बच्चे, शुरू के 100 बच्चों के लिए फीस आई थिंक 699 या 799 से कुछ है, मैं ध्यान नहीं आ रहा है, 600 या 799 के आसपास रुपये है। तो वो इतने रुपए में ही मिल जाएंगे आपको, 600 से 700 के बीच। तो ये भी काफ़ी आपको कम फीस में मिल जाएंगे। और एग्जाम निकालने का गोल्डन रूल होता है, 3 गोल्डन रूल मैंने बताया हुआ है आपको पहले भी, हमेशा यही जिक्र करूंगा, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और टेस्ट सीरीज। थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और टेस्ट सीरीज। तो हमने थ्योरी तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ऑब्जेक्टिव अपने कोर्स में डालेंगे, यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस डालेंगे, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, सहकारिता से रिलेटेड मैं सारे वीडियोस डालूंगा। ठीक है, लेकिन जो पेड कोर्सेज हैं उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट रहेंगे पूरे एग्जाम से रिलेटेड। तो उसमें मैं हर एक टॉपिक का जहाँ जहाँ से बनेगा वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, मैं खुद प्रिपेयर करूँगा उसको ऑब्जेक्टिव, जहाँ से समझ नहीं आता कि सर ये थ्योरी क्या पढ़ें, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएं, वहां से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालूंगा और सारे टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे जितना हो सके। अगर कोई छोटा टॉपिक है तो 3-4 टॉपिक को मर्ज करके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाऊंगा। तो साथ ही साथ खास करके सहकारिता वाले के लिए बोल रहा हूँ, सहकारिता वाला नया पोर्शन है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा उसमें क्या पढ़े क्या नहीं, तो उसमें जितने टॉपिक है ना वो थ्योरी भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी मैं तैयार करके आपको दूंगा ताकि एग्जाम के लिए आप तैयार हो सके। और एक टेस्ट सीरीज भी है, स्क्रीन में दिख रहे होंगे, टोटल 13 या 12 फुल लेंथ, सॉरी सब्जेक्ट वाइज प्लस फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें देखो 5 तो फुल लेंथ आपको मिलेंगे, 5 फुल लेंथ में 3 जो फुल लेंथ टेस्ट है वो जो 398 पद है ना उसके हिसाब से रहेगा, और जो 2 फुल लेंथ है वो कॉमर्स स्ट्रीम वाले लोग के लिए 9 पद है उसके लिए मिलेगा। ठीक है, आप चाहे तो पूरा दिला सकते हो क्योंकि सभी में सिलेबस सेम ही है, और कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। और सब्जेक्ट वाइज भी कैसे, जो इसमें सिलेबस दिया हुआ है ना वैसे लाइन से हमने एक एक सब्जेक्ट को उठा हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है तो उसके हिसाब से हम रख दिए, छत्तीसगढ़ी भाषा है तो उसके हिसाब से रख दिए। ठीक, तो ये आपका पूरा मेरा कोर्स का विवरण था, ये सारी चीज़ें हैं और आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो उसमें चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं यूट्यूब के कमेंट देख लूँगा और रणनीति पर बात करेंगे कि कैसे एग्जाम को हमको निकलना है इतने कम दिनों में। 38-39 दिन बचे हैं, हो सकता है ये वीडियो जब आपको मिले तब आपको शायद 35 से 40 दिन ही बचे रहें, 30 दिन बचे रहें, 25 दिन बचे रहें, 20 दिन बचे रहें। ठीक, लेकिन फिर भी हर चीज़ संभव है, और संभव होने का कारण क्या है पता है, वो जो 25 और 30 मार्क्स का एक्स्ट्रा जो कंटेंट पूछा है ना वो इस बात को संभव बना रहा है कि नए बच्चे भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। 400 पद कम नहीं होते, आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो सबसे पहला चीज क्या होता है पता है, आपके पास समय मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं, और जितने भी डाउट्स हैं ना और एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगा लास्ट में। सारे के कमेंट्स पढ़ूंगा, मेरे पास मोबाइल रखा हुआ है, सारे के कमेंट्स पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। सबसे पहला चीज समय होता है पढ़ने के लिए, समय होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास समय नहीं तो पढ़ोगे नहीं। लेकिन एक बात मुझे बताइए, कोई बच्चा कल पूछा सर इतने कम दिन बचे हैं कैसे करेंगे सर, इतने ही कम देता है व्यापम। तो मैं तो कब से यही बताते आ रहा हूँ कि व्यापम नोटिफिकेशन देता है और 40 दिन का समय देता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पास समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। 40 दिन आपके लिए भी है, बाकी लिए के भी 40 दिन है ना, 39-38 जो भी दिन बच रहे हैं। तो चिंता मत करिए, जो सुविधा आपको मिल रही है वही सुविधा बाकी लोग को भी मिल रही है, तो किसी के पास कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अब ये जो
मैं मान के चल रहा हूँ गिरे गिरे हालत में ये वीडियो आपके पास 8-10 दिन लेट पहुंच रही है, आपके पास 30 दिन बचे हुए। कितने दिन बचे हुए हैं? 30 डेज बचा हुआ है, ठीक है, 30 डेज। अब ये जो दिन बचते हैं ना 30 डेज, हम लोग किस हिसाब से काउंट करते हैं? अगर मेरे 1-1 घंटे पढ़ने की आदत है तो मैं वैसे ही देखूंगा उसको, 30 दिन में यार 1-1 घंटा पढ़ूंगा तो इतना ही कवर हो पाएगा, कैसे एग्जाम निकालूंगा? अब वो समय नहीं रह गया बाबू, ठीक है। अब आपके पास 30 दिन बचे हैं ना, तो इसको 4 गुना मेहनत करके आपको 120 दिन बनाना पड़ेगा, ठीक है। कितने दिन बनाने पड़ेंगे? 120 दिन। ये देख के आपको एकदम कम लगेगा, हताशा होगी, लेकिन अगर आप ये 120 दिन के रूप में देखें ना इसको, तो बहुत ज़्यादा लगेगा। और ये इम्प्रैक्टिकल चीज़ नहीं बता रहा हूँ। अगर आपकी कैपेसिटी 2 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटा पढ़ो, ठीक है। 3 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ो, ठीक है। और क्वालिटी स्टडी करिए, जो सटीक चीजें पूछी जानी ना वही पढ़िए, एकदम आलतू फालतू की चीजें कुछ भी मटेरियल लाके नहीं पढ़ना है ना। तो किसी अनुभव शिक्षक से पूछिए, आसपास जो भी है पूछिए, मुझसे पूछिए, लेकिन पूछिए जरूर, ठीक। तो ये 120 दिन इसको बनाएंगे। अब ये 120 दिन आपको आसान लगेगा। और ये कैसे संभव है 30 दिन को 120 दिन बनाना? सिर्फ और सिर्फ मेहनत से, ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे और किसी के मार्गदर्शन में पढ़ेंगे तो ये संभव हो पाएगा, ठीक है। इतना क्लियर। और मैं हर वीडियो में बोलता हूं, सबसे पहला चीज जो आप में होना चाहिए विश्वास, ठीक है। विश्वास अगर आप में नहीं है तो आप नहीं कर सकते दोस्त, नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। नेपोलियन, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा और ये वीडियो जरूर लंबा होने वाला है, बट आपके काम की बातें रहेंगी इसमें। नेपोलियन एक बार एक युद्ध लड़ने गया और उसको आल्प्स पर्वत पार करना था, आल्प्स पर्वत, ठीक है। अब वो आल्प्स पर्वत में खड़े ढलान तरफ उसको चढ़ाई करनी थी, मतलब ये इस तरफ से चढ़ाई करनी थी। रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत मिली। उसने पूछा कि भैया कोई सुगम मार्ग हो तो बता दीजिए। नेपोलियन अपनी सेना को लेकर गया और वो बूढ़ी औरत से पूछा कि सुगम मार्ग बताइए, कोई आसानी से चढ़ पाए जिससे। तो उस बूढ़ी औरत ने बोला कि भैया मैं 90 उम्र की हूँ, 90 साल से देख रही हूँ, यहीं रह रही हूँ, यहाँ से जो भी जाता है वापस नहीं आता, मैं सिर्फ जाते ही देखती हूँ, आते नहीं देखती हूँ, ठीक है। उसका कहने का तात्पर्य था कि इस पहाड़ को कोई पार नहीं कर पाया, कोई गिर के मर जाता है, कोई ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है, अलग अलग परेशानी झेलता है, मर जाता है, कोई भी इसको पार नहीं कर पाया, लेकिन इसको यहीं से चढ़ाई करके इधर आक्रमण करना था दुश्मन पे। नेपोलियन बोला, अपनी जितनी संपत्ति थी ना उसको दिया, जो रखा हुआ था साथ में सब निकाल के दिया, बोला इसको पकड़ो, अगर मैं लौट के नहीं आया तो ये तुम्हारा, और लौट के आ गया तो बेटा इसको लेके जाऊंगा। जो बूढ़ी औरत थी वो तो खुश हो गई। अब सैनिक पूछे कि नेपोलियन जी इसको तो हम कैसे पार कर पाएंगे, कोई पार कर नहीं पाएगा बोलता है। तो उसने सैनिकों से झूठ बोल दिया। वो बोला कि नहीं, ये 2 पार्ट में है, एक पार्ट तो हर कोई पार कर लेता है, एक पहाड़ की चढ़ाई हर कोई कर लेता है, वहां तक हम लोग पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे जहां से लोग वापस नहीं आ पाते वो पहाड़ की चढ़ाई करने की नहीं। बोले ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। तो सब पहाड़ ले दे के चढ़ लिए और फिर चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, अचानक से एक सैनिक ने पूछा कि सर जी कहाँ है वो पहाड़ जिसको हमको पार करना है? उसने बोला वो पहाड़ तुम पार करके आ गए हो। सर क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहता हूं कि आप में विश्वास होना चाहिए। नेपोलियन ने जो झूठ बोला उससे उनके मन में विश्वास पैदा हुआ, और मैं यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, किया जा सकता है, मतलब किया जा सकता है, ठीक है। मत सुनिए उनकी बात जो नहीं लगा पाए 3-4 साल 5 साल से जॉब, ठीक है, मत सुनिए। जो लगा पाए ना उनसे पूछा करिए कैसे लगाया जाता है, ठीक। तो विश्वास पहला चीज होना चाहिए, आप कर सकते हो यार, आप मानिए आप में असीम शक्ति है, आप कर सकते हो, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और कैसे पढ़ना है, तो देखो जो 398 वाला पद है ना, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 में, पेपर 1 और पेपर 2 2 भाग में बटा हुआ है, और जो 9 पद वाले हैं उसमें 3 भाग में बटा हुआ है। डाउट भी क्लियर करते जा रहा हूँ, ठीक है, डाउट भी क्लियर करते जा रहा हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 में ये जो 2 भाग में बटे हुए उसमें पेपर 1 में भैया 50% मार्क्स लाने नेसेसरी है, ठीक है, तभी दूसरा पेपर चेक होगा। अगर उसमें नहीं मार्क्स ला पाते हो तो आपका पेपर चेक ही नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन सर इसका क्या ये मतलब है कि इसमें जो मार्क्स लाए वो नहीं जुड़ेगा? नहीं नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। जैसे हॉस्टल वार्डन में होता है ना, शुरुआत के 50 में भैया 25% लाने पड़ेंगे आपको, 50 मार्क्स का पुराना जो 2016 में हुआ था, मार्क्स जुड़ा लेकिन 50 में 25 लाना ही है। 50% 50 का 50% कितना होता है? 25। तो हॉस्टल वार्डन जो 150 का होता था, 50 कंप्यूटर रखा रहता था और 100 बाकी चीज। तो ये भाग 1 था, इसमें 50% मतलब 25 मार्क्स तो लाने ही होते थे, नहीं तो ये पेपर चेक नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। तो सब मार्क्स जुड़ेंगे लेकिन इसमें आपको 25 लाना है। फिर इस सब्जेक्ट में किसी में भी कितना लाई कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज जो मैं पिछले वीडियो में नहीं बताया था वो ये क्लियर कर दिया। रिजर्वेशन के लिए मैंने बता दिया कि सर हम लड़की हैं तो फॉर्म भर सकते हैं क्या, ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, लड़की हैं तो कहाँ, क्योंकि वैसे मेरे तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, लड़की हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते क्या, हैंडीकैप्ड तो फॉर्म नहीं भर सकते क्या, ST SC रिजर्वेशन नहीं है मतलब सब भर सकते हो भैया। मैं ये बोला था कि रिजर्वेशन नहीं है मतलब अलग से जो कोटा मिल जाता है ना कि इतने पद में ST, इतने पद में SC, इतने में OBC, इतने में महिलाएं, वैसा नहीं है, सब भर सकते हो।
पीडब्ल्यूडी के लिए कोई रिजर्वेशन पूछा था तो मुझे कहीं पे ऐसा नहीं मिला कि उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है, कहीं पे भी ये अलग से रिजर्वेशन की बात की ही नहीं गई है, तो वहाँ रिजर्वेशन दिख नहीं रहा है। ठीक है, और भी क्या डाउट है? डाउट लेते हुए चलता हूँ। लाइक हेवन सर, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है 25 मार्क्स के लिए, उसके लिए कोर्स लॉन्च कीजिए ना, कम फीस में। कम फीस में ही है, 600-700 अफोर्डेबल है। ठीक है, आपका इंतजार था बोल रहे हैं कृति सर जी। और देखो रविकांत जी पूछ रहे हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होंगे, ये बोल रहे हैं कि क्या पीजीडीसीए ही एलिजिबल है, आईटीआई को इज नॉट एलिजिबल? तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ, क्वालिफिकेशन दिखाता हूँ क्या मांगा गया है ये। और हाँ, एक बच्चा पूछा कि सर 50% लाना अनिवार्य है कि मेरा 49 है, मैं भर सकता हूँ नहीं भर सकता हूँ? देखो आप भर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, पोस्ट लगा भी सकते हो, लेकिन कौन सा पोस्ट? आपके लिए पोस्ट सीमित हो जाएंगे। ये जो 4 पद है ना, ये 4 पद में जो समिति प्रबंधक है इसके 260 पद हैं। कितने पद हैं? 260। अरे 398 में 260 तो यही हो गया, सबसे ज्यादा तो यही है, डरने की कोई बात ही नहीं है। इसमें कोई परसेंट नहीं मांगा है, बस आप पास हो जाओ ले दे के, ग्रेस लाके, चीटिंग करके, जैसे भी पास हो गए हो, मतलब आप ये वाला फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरिए, आपको यही वाला पोस्ट के लिए एलिजिबल ठहराया जाएगा। ठीक है, और बाकी ये 3 के लिए क्या मांगा है देखो, सामने ही दिखा हुआ है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक सहित स्नातक उपाधि, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका कितने परसेंट में? 50 में। अब कोई पूछा है सर मैं बीए वाला हूँ, एमबीए वाला हूँ, एमबीए चाय वाला हूँ, बीसीए वाला हूँ, इंजीनियरिंग वाला हूँ, बहुत सारे ऐसे मिलते जुलते डाउट हैं, नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, ये सारे कमेंट सेक्शन में खोल के मैं पढ़ रहा हूँ। तो देखो आप ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो इसमें भर सकते हो, लेकिन ये 3 पद के लिए मिनिमम 50% होना अनिवार्य है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या बोल रहा है, पीजीडीसीए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। कई बच्चे बीच में डरा दिए गए थे कि सीवी रमन वाला मान्य नहीं होगा, कलिंग वाला मान्य नहीं होगा। अरे सरकार मान्यता दे रही है, वो अफवाह पे काहे ध्यान नहीं देते हो? सब मान्य है। ठीक है, जो चल रहा है सब मान्य है। ठीक, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए। अब इतने सारे डाउट हैं, लगभग 200 कमेंट्स, 250 कमेंट्स अभी वर्तमान में हैं अनरीड वाले। उनका डाउट यही है कि पीजीडीसीए ही अनिवार्य है क्या? डीसीए नहीं चलेगा, आईटीआई कोपा नहीं चलेगा, बीसीए किया हूं मैं नहीं चलेगा, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया हूं नहीं चलेगा? तो उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। ठीक, तो ये क्लियर है। अगर आपके 50% नहीं आएगा, समिति प्रबंधक वाला तो भर ही सकते हो, 260 पद हैं, इतने सारे पद हैं, काहे चिंता करते हो? ये वाले के लिए आपको कितना परसेंट चाहिए? 50%। ठीक है, 50% और साथ ही पीजीडीसीए, ग्रेजुएशन में 50% प्लस पीजीडीसीए। अब मैं नोटिफिकेशन पढ़ लिया, कहीं पे भी पीजीडीसीए के अलावा और कुछ चलेगा नहीं चलेगा ये नहीं बताया है। अब इसके 2 मतलब हो सकते हैं। अब देखो पीजीडीसीए लिख दिया ना, मतलब डीसीए तो नहीं चलेगा दोस्त, डीसीए। लेकिन क्या होता है, इससे पहले जब व्यापम एग्जाम लेता था ना, उसमें लिख देता था डीसीए, पीजीडीसीए, या फिर 1 वर्षीय कोई डिप्लोमा या समकक्ष इक्विवेलेंट कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो भी काम चल चल जाएगा, ऐसा बोला हुआ है ना। मतलब अगर पीजीडी से बोल दिया तो डीसीए काउंट नहीं करेगा। वो आईटीआई में कोई कोपा, कौन बोल रहा है आईटीआई में कोपा? एक क्या नाम है, कई लोग नाम ही अजीबोगरीब रखते हैं, बूढ़ी के शिक्षा, ये चिक शायद, या मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। राहुल जी आईटीआई कोपा वाला, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये पीजीडीसीए ही मंगा हुआ है, डीसीए और आईटीआई कोपा नहीं मंगा हुआ है। लेकिन इस चीज़ को क्लियर ना व्यापम से किया जा सकता है, तो मैं व्यापम से कोशिश करूंगा संपर्क करने की। फ़ोन तो उठाते नहीं है और मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं 3-4 बार 5 बार लगातार उठाऊं, लेकिन अगर बात हो पाए, अगर फ़ोन में नहीं जवाब देंगे तो मैं वहाँ जाके पूछ लूंगा आप लोगों की सुविधा के लिए। ठीक है, तो उसको किसी और वीडियो में कंफर्म कर देंगे। फिलहाल मैं ये बोलूँगा प्राथमिकता दीजिए पढ़ाई को। ठीक है, अच्छा कोई ग्रेजुएशन वाले हैं तो ग्रेजुएशन वाले को अलग से डिप्लोमा डिग्री करने की जरूरत नहीं पड़ती यार। इसका ये मतलब होता है, मैं अब ये संशय की स्थिति है। ठीक है, ये जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ वो संशय की स्थिति है, ये मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना अनुमान लगा रहा हूँ, अपनी राय दे रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है, जैसे कोई कंप्यूटर साइंस में क्या हुआ, बी किया हुआ, इंजीनियरिंग किया हुआ है। जैसे मेरी खुद की बहन, 2 बहनों ने कंप्यूटर साइंस में बी किया हुआ है, दोनों गवर्नमेंट जॉब में है। और जो एक दीदी है, उनका जो AG3 और DEO में लगा था, तो उनमें बोला गया था कि कंप्यूटर डिग्री चाहिए। ठीक है, या फिर समकक्ष। लेकिन वो कंप्यूटर साइंस से जब ग्रेजुएशन की है तो ये डिप्लोमा करने की क्या आवश्यकता तो नहीं रहती, वो उनका जॉब लगा हुआ है। ठीक है, BCA भी जो कंप्यूटर साइंस वाले ग्रेजुएशन करते हैं ना, वो भी
चल जाता है। लेकिन यहाँ पे प्लस पीजीडी से लिख के और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, इसलिए संशय की स्थिति है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि आप लोग फॉर्म भरें, तैयारी करें, उसको बाद में देखा जाएगा, या किसी भी 2-3 दिन 4 दिन में अगर एकदम कंफर्म हो जाता हूँ, मैं श्योर शॉट हो जाता हूँ, व्यापम से जवाब ले लेता हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, या इस विभाग में अगर कोई बैठा होगा जाके मैं पता कर लूंगा, अगर सटीक जानकारी मिलती है तो इस बारे में मैं अपनी राय बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल ये मेरा राय है अभी वर्तमान के लिए कि अगर आप बीसीए किए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो आप ज़्यादा चांसेस है कि मिल जाए। लेकिन स्पष्ट रूप से लिखा है ये और पीजीडी से, और डीसीए आईटीआई कोपा ये सब नहीं बोला, जो समकक्ष वाला है वो कुछ नहीं बोला है। ठीक है, इसमें 1-2 दिन में और क्लैरिटी आ जाएगी। और क्या, जो 9 पद वाले हैं ना, अच्छा एक चीज और बता दूं, क्वालिफिकेशन वाला तो बता दिया, जो 9 पद वाले में है, 9 पद, जो टोटल 9 पोस्ट निकले हैं, जिसमें कॉमर्स स्ट्रीम वाला मंगा है, उसमें कॉमर्स स्ट्रीम वाले में मैं दिखाता हूं आप लोगों को, उसमें 60% मंगा है। ठीक है, तो भैया अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या बताया मैं, जिसका 50% नहीं भी है, पास बस हुआ है, वो भी भर सकता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो 9 पोस्ट निकले थे, ये तो ताबड़तोड़ पोस्ट है भाई, एक बार लग गया तो लाइफ सेटल है। ठीक है, कनिष्ठ प्रबंधक और ये सारी चीजें, इसमें देखो सहायक प्रबंधक का जो पोस्ट है, इसमें बस इंटरव्यू नहीं है, बाकी सब में, तीनों में इंटरव्यू है। इसमें बस इंटरव्यू नहीं है, बाकी सब में इंटरव्यू है। सर वो वाले में भी इंटरव्यू क्या, नहीं, वो 1 डे है, एक बार एग्जाम निकाले और कोई एग्जाम निकालने की जरूरत नहीं। इसमें इंटरव्यू, ये वाले पोस्ट में इंटरव्यू है, और उसमें भी इसको छोड़कर, इसमें मतलब इंटरव्यू नहीं है, ये तीनों में आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। और भाग 1, 2, 3, ये 3 भाग में अलग अलग बटे हुए हैं। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि, ग्रेजुएशन होना चाहिए, फर्स्ट क्लास, मतलब 60% होना चाहिए। ठीक है, अब कोई पूछेगा सर 59.99 है तो नहीं भर पाओगे, यार 60% बोल दिया तो आप वही सवाल करोगे, मैंने बता दिया 60%। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, 60% प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखना, पीजीडीसीए डीसीए क्या है, 60% ग्रेजुएशन में। और क्या लिखा हुआ है यहाँ, पीजीडीसीए वाला कुछ नहीं बोला, यहाँ क्या बोला है, आप बैंकिंग फाइनेंस वाले में एमबीए, मतलब एमबीए हो सकते हैं, मतलब मास्टर डिग्री की बात की जा रही है, सीए हो सकते हैं, आईसीडब्ल्यूए हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, एमकॉम की डिग्री। और एमकॉम में यहाँ पे कोई परसेंट वाला मेंशन नहीं किया, सभी के लिए वही है। ठीक है, तो ये भी चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, कई लोग बोल रहे थे, एक और कमेंट था कि सर अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया है, मेरा डिग्री नहीं बना हुआ है। तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे, अब यहाँ ढूंढते बैठे रहूँगा, उससे अच्छा मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, कि फॉर्म भरने तक आपके पास सारे, आप योग्य होने चाहिए, फॉर्म भरने से पहले योग्य होने चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले योग्य होने चाहिए। राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान से पीजीडी से किया है तो मान्य मान्य होगा, अगर सरकार कोई योजना चला रही है मतलब वो मान्यता रहती है उसकी। ठीक है, बट फिर भी आप एक बार टैली कर लेना। लेकिन सरकार योजना चला रही है, कोई ऐसी अरे गहरे वाले से तो कर नहीं रहे कि बाजू में मेरे भैया पढ़ाते हैं, कंप्यूटर लिए हुए हैं, बहुत साल से सिखाते हैं, वो लिख के दे दिए कि आप बेटा सीख गए हो, तो वैसे अरे गहरा नहीं चलेगा। बाकी जो सरकार योजना चला रही है तो क्यों नहीं चलेगा काम। ठीक है, रविता ध्रुव जी, सर कोपाई टी बता दिया। हाँ, दीप्ति चंद्राकर जी बोल रहे हो टोटल 260 पोस्ट है, उसमें तो ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं क्या, जिनका 50%। हाँ ठीक ठीक, वो भर सकते हैं, उन्होंने बता दिया। कोर्स को पीसी में कैसे ओपन करें, 8770123687, इस पर मैसेज कर दीजिएगा, पीसी वाला लिंक मिल जाएगा। पीजीडीसी का मार्कशीट नहीं आया तो क्या डाल सकते फॉर्म, वही फॉर्म भरने से पहले सब चीज मंगा हुआ है। और एज भी है जो आपका है 1 जनवरी से 21 साल होना चाहिए। कुछ बोल रहे सर मैं 20, मैं सर अगले साल 21 होऊंगा, सर 2 साल बाद 21। अरे भैया जब हो गए तब हो गए, लेकिन अभी फिलहाल नहीं हो, आप नहीं भर पाओगे। 1 जनवरी 2023 से 21 साल मंगा हुआ है। ठीक है, और कोई डाउट, चलो ठीक है, और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये देखो भाग 1 और भाग 2 इसमें बटा हुआ है। ठीक है, और एक और जो परीक्षा है वो भाग 1, 2, 3 सब में बटा हुआ है। अब हम आएंगे सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, रणनीति मैंने बता दी भैया, 30 को 4 गुना मल्टीप्लाई करके 120 दिन बनाओ बस। और क्या करना है, और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा पढ़ना है। ठीक है, फिर से बताना चाहूँगा, कोर्स अवेलेबल है मात्र शुरू के 100 स्टूडेंट्स के लिए, जो कि होने भी वाले हैं, 78-80 स्टूडेंट हो गए हैं। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द कोर्स ले लीजिएगा। और स्क्रीन पे
नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है 7770123687। इस पे भी आप मैसेज करके अपना इंक्वायरी डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। वो वाला पद कौन सा था? सिलेबस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि ये सिलेबस कहाँ से पढ़ें, ठीक है। सहकारिता अधिनियम वाला जो है, ये देखो, इस पर पहले आते हैं। सहकारिता अधिनियम बैंकिंग संबंधी जो 398 पोस्ट है उसके लिए, ये जो है सहकारिता अधिनियम 1960 एवं नियम 1962, ये एक्ट अलग है और वो रूल अलग है, ठीक है। एक्ट अलग है और रूल अलग है, ठीक। एक्ट और रूल इस पर डिस्कशन करते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, ठीक है, अलग अलग सोर्स हो सकते हैं, बेयर एक्ट हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, गूगल हो सकता है, विभाग हो सकते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल वेबसाइट हो सकते हैं, ये इतने सारे माध्यम है पढ़ने के लिए, ठीक। लेकिन क्या आपके पास समय है कि आप वहाँ जाएं और पूछ पढ़ के करें? तो क्यों ना दूसरे के समय को यूज किया जाए, ठीक है। तो दूसरा कौन? वो मैं जब सारी चीजें डिटेल आपको बता रहा हूं तो आपको इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? अगर फिर भी आप में से नहीं पढ़ना चाह रहे तो मैंने ये 4-5 चीजें बता दी। विभाग में जाके कुछ जानकारी हासिल कर लीजिए, उसका प्रशासकीय प्रतिवेदन होता है उससे जानकारी मिल जाएगा, बेयर एक्ट होता है गूगल में सर्च कीजिए मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है उससे जानकारी मिल जाएगी। तो लेकिन एक्चुअल में बात ये होती है कि ये जो जितने भी पार्ट है ना वो सब चीज आपको पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पूछा जाना है ना, वन लाइनर पूछा जाना है ना, उसके लिए कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके पल्ले पढ़ना चाहिए, वो समझ आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मेरा नोट्स और वीडियोस काफ़ी होगा। सर नोट्स और वीडियोस कैसे मिलेंगे? मैंने बताया हुआ है 1499 का वो जो कोर्स है 100 शुरू के 100 बच्चे के लिए, वो भी होने वाला है कंप्लीट, तो आप जल्दी से जल्द परचेस करिए, ठीक है। और सर अगर 100 बच्चे क्रॉस हो जाएं तो वो, अगर आपको रेट 1499 दिख रहा है मतलब उतने एलिजिबल हो आप, ठीक है, डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये अलग से यही अधिनियम के लिए 699 या 799 मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है, वो फीस रखा हुआ है, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज तो दिलाना ही है आपको। ये जो सहकारिता अधिनियम 1960 और 62, ये जो भारी भरकम सिलेबस देख के जो बच्चे डर रहे थे सर ये कहाँ से मिलेगा, ये सब समझ नहीं आ रहा है, तो ये सब इसी अधिनियम की विषय वस्तु है। ये एक एक्ट है और एक एक्ट के अंतर्गत ये सारे पॉइंट है। सहकारी समिति का पंजीयन, प्रदेश में त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी शाखा संरचना, सहकारी समिति का प्रबंधन मैनेजमेंट हो गया, सहकारी समितियों के सदस्य मेंबर्स हो गए, उनके अधिकार, उनके राइट्स, दायित्व मतलब लाइबिलिटीज और जिम्मेदारी हो गया, पूछ लो विशेषाधिकार, स्पेशल प्रिविलेजेस हो गया, संपरीक्षा हो गया, ऑडिट हो गया, जांच हो गया, इन्वेस्टिगेशन, निरीक्षण भी रिव्यू बोल सकते हो, इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हो, पर्यवेक्षण, सोसाइटी का परिसमापन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण, ये सारे के सारे एक एक्ट के अंतर्गत की विषय वस्तु हैं, उसके अंतर्गत का सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत का कंटेंट है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक मैं कवर कराऊंगा, यूट्यूब पे भी रहेगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, और कोर्स में भी रहेगा। इसके बाद ये आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 तथा सहकारी समितियों पर लागू, और ये भाग 5 वाला ही पार्ट आपको पढ़ना है, ये एक अलग टॉपिक हो गया। ये नाबार्ड वाला एक अलग टॉपिक हो गया। राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का गठन और संरचना, ये अलग हो गया। कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। अच्छा एक और चीज जो मैं ये पढ़ाने वाला हूँ ना, वो बाइलिंगुअल रहेंगे, मतलब एकदम प्योर हिंदी नहीं, एकदम प्योर इंग्लिश नहीं, मिक्स रहेगा, तो दोनों बच्चों के स्टूडेंट जो दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। और ये देखो, ये तो अकाउंट्स वाले पार्ट हो गए, तो ये आप आंख मूंद के मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो, ठीक है। लाभ हानि खाता, ये जो मैं पहला टॉपिक बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता दिख रहा है नहीं, संपत्ति एवं लेनदारियां, देनदारियां, कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, अंश पूंजी हो गया, देनदारियां। मैं खुद इंग्लिश मीडियम का हूँ, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। जो पहला मैं वीडियो लाऊंगा ये इसी पे होगा, और अभी मैं ये खत्म करने के बाद 10 मिनट बाद वो वीडियो लॉन्च कर दूंगा। आज ही के आज आपको वीडियो मिलेगा और आप तैयारी चालू कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो अकाउंट्स वाला पोर्शन हो गया। ये आपको ये जितने भी पॉइंट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उससे पहले समझना पड़ेगा कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तब आपको मालूम चलेगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। केवाईसी क्या है, इसी से रिलेटेड केवाईसी है भैया, ताकि पैसे इधर उधर बाहर ना जाए, देश के झोल झाल ना हो, ठीक है। बैंक की अल्पकालीन साख संरचनाएं, जमा एवं ऋण योजनाएं, ये इतने सारे टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। तो वो आप कवर कर सकते हैं, बाकी चीज़ पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक। तो जो स्ट्रेटेजी है फाइनली क्या करना है, मैंने बोला 30 दिन को 120 दिन बनाना है, मतलब मेहनत ज़्यादा करना है, ठीक है। एक टर्म होता है आउटवर्क का करना। आपके पास कितने भी पैसे हों, आप कितने भी खाली पीली बैठे हों, ठरहा बैठे हों, ठीक है, निठल्ले बैठे हों, आप कितने भी विद्वान हों, आप
के पास कितनी भी सारी किताबें हों, लेकिन आप मेरे को आउटवर्क नहीं कर सकते, ये एटीट्यूड आप में होना चाहिए। आउटवर्क करने का मतलब, अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं मैं 4 घंटा पढ़ दूंगा, आप 4 पढ़ रहे हो मैं 5 पढ़ूंगा, आप 100 पॉइंट याद कर रहे हो मैं 120 कर दूंगा। तो यहाँ पे कंपटीशन का मतलब ही होता है compete करना, एक दूसरे से आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये आउटवर्क करने की भावना आप में होनी चाहिए, ठीक है। और ये वाला पार्ट में आपको एकदम से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और यही चीज़ जो इस वो वाले पार्ट में है, मतलब 9 वाले पोस्ट में है, 9 पोस्ट में, उसमें एक एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया, ये प्रबंधन संबंधी, जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड ये पॉइंट है, इतने सारे पॉइंट्स हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये वाला भी मेरे ऊपर छोड़िए आप, मैं पूरे सारी चीज़ें कवर कराऊंगा। कुल मिला के आपको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे, कोई भी और डाउट बचता है, मैं देखो मैं भी एक इंसान हूँ, सभी को रिप्लाई नहीं कर सकता, मेरे पीछे 9 आदमी लोग काम करते हैं, उन लोग भी उसी चीज़ों में लगे हुए हैं, उसके बावजूद इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, छूट जाते हैं कई बच्चे, रिप्लाई नहीं कर पाते हम लोग, तो नाराज़ ना होया करिए, लेकिन कमेंट करते रहा करिए। नेक्स्ट इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, अगला वीडियो जैसे ही आएगा मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो देखते रहिए और बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। फाइनली मैं बोलूंगा, कंक्लूड करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और ये कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, परचेज कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।